हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज में। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया 50.65 लाख करोड़ रुपए का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या है? हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो भारत सरकार जो ऑपरेशन की शुरुआत की, यह है ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखिएगा, क्या है? म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया तो उसके हेल्प के लिए, मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की भारत सरकार ने। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है? एनवीएस 02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो एनवीएस 02 उपग्रह को जो प्रक्षेपित किया गया, यह है GSLV F-15 रॉकेट से। GSLV F-15 प्रक्षेपण यान कहिए या रॉकेट कहिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, और सब देख लेते हैं। जैसे PSLV C60 रॉकेट है, तो PSLV C60 रॉकेट से जो लॉन्च किया गया स्पार्डेक्स मिशन उपग्रह को, क्या है? स्पार्डेक्स मिशन उपग्रह को, SPADEX स्पार्डेक्स मिशन उपग्रह को। उसके बाद दिया है PSLV C59। तो PSLV C59 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया? यह प्रोबा 3 मिशन को। किसको? प्रोबा 3 को। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ है GSLV F14। GSLV F14 रॉकेट से जो लॉन्च किया गया, तो इनसेट 3DS का। किसका? इनसेट 3DS। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े या जुड़े थे? तो गुरु मायाधर राउत जो जुड़े थे, यह ओडिसी से जुड़े हुए थे, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देख लेते हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो आंसर में ओडिसी है, तो यह उड़ीसा राज्य से है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कथकली देख लेते हैं। कथकली कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह केरला से जुड़ा हुआ है। किससे? केरला से जुड़ा हुआ है कथकली। केरल से एक और जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं क्या? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल से जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद कुचिपुड़ी याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में दिया है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु से। मणिपुरी मणिपुर से है। और याद रखिएगा कथकली तो केरल से है, लेकिन कथक जो है वह उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत, याद रखिएगा। एक और सतरिया याद रखिएगा, जो असम से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। पहला में है भारत के पहले लेखक गांव। तो भारत के पहले लेखक गांव उत्तराखंड राज्य में है, तो इसका ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम। तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है, यह महाराष्ट्र में है, तो इसका हो जाएगा बी का 2। उसके बाद है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है, यह नागपुर में है, इसका हो जाएगा 4 नंबर, सी का 4। उसके बाद है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव। तो देश का पहला सीमावर्ती गांव जो है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाला है, तो यह है मसाली गांव। तो डी का हो जाएगा 3। तो 1 2 4 3 या ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कितना है? तो नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान है 13वां। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया? तो बेरोजगारी दर घट करके हो गया 3.2%। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है कौन सा विकल्प जो है, विकल्प में जो दिया हुआ है कथन कौन सा असत्य है। हमको असत्य कथन देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2024 में लाया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, यह भी 2024 में लाया गया, यह भी सही है।
क्या है? पीएम सूर्योदय योजना, ये भी 2024 में लाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका 2019 लिखा हुआ है, ये गलत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में लाया गया। कब लाया गया? 2020 में लाया गया, तो ये कथन असत्य है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में कोविड के समय में, कोरोना वायरस जब आया था उस समय में लाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का शुरुआत कहाँ हुआ? तो डेजर्ट हंट 2025 का शुरुआत राजस्थान में हुआ। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो दिया सलाई आत्मकथा जो है यह कैलाश सत्यार्थी का है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है जापान को पछाड़कर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यशोदा एआई अभियान जो शुरू किया गया है यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? जो टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं यह है शुभमन गिल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है जहां पहले 9000 हॉर्स पावर को हरी झंडी दिखाई गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा जाएगा दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहां पर है? तो यह है गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय कभी केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को कितना रुपए प्रति कुंटल किया है? तो धान के एमएसपी को 2369 रुपए प्रति कुंटल किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया, कितने 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया यह किया गया कुआलालंपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? तो यह राजधानी है मलेशिया की। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है। बैंकॉक दिया हुआ, यह किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। हनोई दिया हुआ, यह किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई। आसियान जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहले देख लेते हैं, ASEAN और एन। ठीक है, ASEAN आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या चीज? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें टोटल 11 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। तो 11वां सदस्य कौन सा है? 11वां सदस्य पूछा जाएगा जो आसियान का 11वां सदस्य कौन सा है? तो तिमोर लिस्ते याद रखिएगा। क्या चीज? तिमोर लिस्ते। पूछा जाएगा आसियान का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह है इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? इसरो ने 2025 को जो वर्ष घोषित किया है यह गगनयान वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए? तो देख लेते हैं असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले दिया हुआ है 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये भी सही है। उसका तीसरा नंबर क्या है? भारत में जनहित याचिका लाने वाले पीएन भगवती थे। ये भी सही है। मतलब जनहित याचिका लाने वाले
जो थे कौन थे पहले? पीएन भगवती थे। उसके बाद डी नंबर दिया है, यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकती है, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय उसके बाद उच्च न्यायालय में भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी दायर की जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय में भी इसका याचिका दायर किया जा सकता है, तो इसका जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो कथन या विकल्प सही नहीं है, देख लेते हैं। सबसे पहले दिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे व्यक्ति की गरिमा, ये भी सही है। विधि के समक्ष समानता, ये भी सही है। क्या है? बहुसंख्यकों का शासन, ये गलत दिया हुआ है। ये विकल्प जो है ये सही नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, तो ये असत्य कथन है, यही हमारा डी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? जो भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, वह देख लेते हैं। सबसे पहले जन्म होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए है शर्त। पंजीकरण भी है, ठीक है? वंशानुगत भी है और संपत्ति के अधिकार से आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन में हमको सुमेलित करना है। एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। देखते हैं कौन से अनुच्छेद से या कौन सा विषय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिया है निरोध और गिरफ्तार लोगों का अधिकार। तो निरोध एवं गिरफ्तार लोगों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 22 में बताया गया है, तो ए का हो जाएगा 2, ठीक है? उसके बाद शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21 ए में है, तो इसका हो जाएगा बी का 3, ठीक है? ये 21 ए में है शिक्षा का अधिकार। उसका शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, तो शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 बी के तहत आता है, तो इसका हो जाएगा सी का 1 नंबर। उसका दिया है कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार, तो यह 19 जी के अकॉर्डिंग आता है, तो इसका हो जाएगा डी का 4 नंबर। इस तरह से 2 3 1 4 यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? क्वेश्चन फिर से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो यह जारी की जाएगी प्रतिषेध आदेश के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? प्रतिषेध आदेश के द्वारा। अगर क्या है, कोई निचला अदालत अदालत के द्वारा कोई भी व्यक्ति का अधिकार अगर उसे अतिक्रमण किया जा सकता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है? तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह का रिट दिया गया है, ठीक है? यह 5 तरह के रिट जो है, जिसको अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचार कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें 5 तरह का रिट जो है, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, ठीक है? तो ये 5 तरह का है, जिसमें कि हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो देख लेते हैं कौन-कौन सी विषय जो है वह 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो पहले तो 11 अनुसूची के बारे में जान लीजिए। 11वीं अनुसूची में पंचायत से रिलेटेड बताया गया है, ठीक है? किससे रिलेटेड है यह? पंचायत से रिलेटेड है। यह 73वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 73वीं संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल कितने 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। तो इसी 29 विषय में देख लेते हैं कौन-कौन सा इसमें है। सबसे पहले लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास, ये है, बिल्कुल सही है। पेयजल भी आता है, बिल्कुल सही है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये भी आ जाता है। शिक्षा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की, ये भी सही है।
तकनीक, प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, ये भी सही है। तो ये सभी जो 29 विषय दिया गया है 11वीं अनुसूची में पंचायत में, ठीक है, तो ये सभी आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर उपर्युक्त में से सभी। चलिए करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो देख लेते हैं जेपी आंदोलन से रिलेटेड कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहला कथन दिया हुआ है 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद क्या है? जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक अ, सीमित रखेगा। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यह आंदोलन जो है इस शर्त पर नहीं स्वीकार किया गया था जो कि सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेगा। यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब कि पूरे देश के लिए यह आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए वह स्वीकृति दी थी। तो जो कथन असत्य है ये सी नंबर है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायत समिति के प्रधान, प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव जो करता है या पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल के विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल के विधायी शक्तियों में देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला कथन क्या है? उसे राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी सही है। जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। डी नंबर में क्या दिया हुआ है? वह स्वविवेक में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनमें पद वितरण कर सकता है। तो ये गलत दिया हुआ, ये कथन असत्य है। वह खुद के विवेक से मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री का नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। या फिर वितरण, मंत्रियों का वितरण नहीं कर सकते हैं। जो भी पार्टी बहुमत से चुन करके आती है उसमें जो उनके सदस्य होते हैं चुने हुए, वे सब अपना लीडर मुख्यमंत्री को चुनते हैं और उसके बाद उन्हें विचार करके मंत्री को चुना जाता है, जिनको की शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल। ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो है यह गलत दिया हुआ है, असत्य है। यही हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? जो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है वह है ध्वनि, जिसको साउंड कहते हैं, वह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन में हमको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देख लेते हैं, एक तरफ साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वह उससे रिलेटेड क्या-क्या वह नियम निकाले हैं या फिर खोज किए हैं, क्या लॉ है, देख लेते हैं। सबसे पहले दिया होलोग्राफी। होलोग्राफी जो है यह डेनिस गैबर्क से रिलेटेड है, तो इसका ए का हो जाएगा 3 नंबर। दूसरा है विद्युत अपघटन का नियम, तो विद्युत अपघटन का नियम जो है यह फैराडे लाया है, तो इसका हो जाएगा बी का 1। उसके बाद है शीतलन नियम। शीतलन नियम जो है यह न्यूटन लाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी का 4। उसके बाद क्या है? दाब का नियम। तो दाब का नियम जो है यह पास्कल लाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी का 2। 3 1 4 2। यह देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितने में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो एक तरफा परिवहन होता है यह होता है मुक्त ऊर्जा का। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो किसी पिंड का वेग समरूप का कब कहा जाएगा? जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। 33वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा? तो यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देगा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 34वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी
कब होगी? तो लाल प्रकाश के लिए सबसे क्या है, उत्तल लेंस की फोकस सबसे अधिकतम होगी लाल प्रकाश के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं 35वां नंबर। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। तो सीमेंट के जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है? तो सीमेंट की जलयोजन की क्रिया होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आइए देखते हैं 36वां नंबर क्या है? नियॉन। नियॉन कि बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम के अनुसार है 2 और 8। ये हो जाएगा बी नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बारूद में गंधक की उपस्थिति। तो बारूद में गंधक की उपस्थिति होती है, ज्वलन ताप को घटाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आइए करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देख लेते हैं क्या है। सूची 1 सबसे पहले गोल्डस्टीन है। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किए हैं तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद है चैडविक, जेम्स चैडविक, याद रखिएगा जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किया है तो इसका हो जाएगा बी का 3। उसके बाद जे थॉमसन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया है तो इसका हो जाएगा सी का 4। उसके बाद जॉन डाल्टन, डाल्टन परमाणु सिद्धांत लिया है तो इसका हो जाएगा डी का 1। इस तरह से 2 3 4 1। यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क जो है यह सिनेबार है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसका 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो पित्त की भूमिका क्या होती है पाचन के दौरान? तो यह वसा का पाइसीकरण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही है पाचन के दौरान पित्तरस की भूमिका, जो वसा का पाइसीकरण करती है। चलिए अगला देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे में लचीलापन एक उत्तक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। तो पौधे में लचीलापन एक उत्तक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोलेन कायमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेन कायमा कहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? पौधे में लचीलापन आता है। चलिए अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमको सत्य कथन देखना है। सबसे पहला कथन क्या दिया हुआ है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण होते हैं। बिल्कुल सही है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण होते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं 43 नंबर। इसमें भी हमको क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। देख लेते हैं क्या है। सबसे विषैली मछली, तो सबसे विषैली मछली जो है यह है स्टोन मीन। इसका ए का हो जाएगा 3 नंबर। दूसरा दिया हुआ है सबसे बड़ा विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो यह है पॉक्स। इसका हो जाएगा बी का 2। उसके बाद सबसे ऊंचा स्तनपाई, तो सबसे ऊंचा स्तनपाई जो है यह है जिराफ। इसका हो जाएगा सी का 4। ठीक है। उसका सबसे छोटा जंतु जो है यह है अमीबा हो जाएगा। इसमें दिया है डी का एक उत्तर। तो 3 2 4 1। यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है? तो जो पौधे के वृद्धि को रोकता है वह है एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए 45वां नंबर देख लेते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। सबसे बड़ी हड्डी जो है यह क्या है? फीमर है। तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ये हो जाएगा बी का 2। सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो यह स्टेपिज है। इसका हो जाएगा सी का 1। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सॉरी, सबसे छोटी पेशी है स्टे स्टेपिडियस। क्या है? स्टेपिडियस है। और सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो वह है स्टेपिस। ठीक है। यह पेशी है, ठीक है, जिसको मांसपेशी कहते हैं, तो स्पेडियस है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वह क्या है? स्टेपिस है। इसका उत्तर हो जाएगा डी का 4। तो इस तरह से देख लिए ऑप्शन 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन में भी हमको मिलान करने हैं सूची 1 से सूची 2 को। एक तरफ कोशिका अंगक दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रकारी दिया हुआ है। मतलब कौन सा कोशिका अंग का क्या कार्य है यह दिया हुआ है। सबसे पहले दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करती है, मतलब एनर्जी का निर्माण करता है। तो यह हो जाएगा ए का 4। क्या हो जाएगा? ए का 4। दूसरा है
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा बी का एक। उसके दिया राइबोसोम, तो ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस किया या फिर प्रोटीन संश्लेषण के ये हो जाएगा 2 नंबर सी का। उसका दिया है लाइसोसोम, तो अंतःकोशिकीय पाचन के लिए है, काम करता है, तो यह हो जाएगा डी का 3 नंबर। तो 4 1 2 3 यह ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो मवेशियों को दिया जाने वाला जो दर्द निवारक दवा है, जिसके वजह से भारत में गिद्धों की लगभग विलुप्त होने की के लिए उत्तरदायी है, तो यह दवाई जो है यह है डाइक्लोफिनेक। क्या है? डाइक्लोफिनेक। यही दवा है जिसके वजह से क्या है, जो गिद्ध जो है विलुप्त होते जा रहा है, यही इसके लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कार्बन के अपरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही है। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, ये भी सही है। क्या है? उसके बाद फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम पदार्थ है, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। एक तरफ जो है पुरास्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुराना पुरास्थल जो है वह किस राज्य से जुड़ा हुआ है, और इसमें हमको जो सुमेलित नहीं है वह ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया महाग्राह, महाग्राह जो है यह उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है बुर्जहोम, बुर्जहोम जो है यह कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? हल्लूर, हल्लूर आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तो हल्लूर आंध्र प्रदेश में नहीं, यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद पय्यमपल्ली दिया हुआ है, पय्यमपल्ली तेलंगाना लिखा हुआ है, तो यह तेलंगाना में नहीं, यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सही सुमेलित नहीं है, 3 और 4। ऑप्शन 3 और 4। चलिए करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में निम्न में किस शासक को जाना जाता है? दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जो शासक को जाना जाता है, यह है सातवाहन शासक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा जाएगा सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुख थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्यों ने सूक्तों की रचना की, तो देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है अशोक की राजाज्ञाओं के अभिलेखों में समझाया गया है। ठीक है, अशोकों की राजाज्ञाओं में अभिलेखों में समझाया गया है, बिल्कुल सही है। जो अशोक का काम है या फिर राजा जो आसपास में रहे या फिर उसका जो राज रहा है, वह अभिलेखों में समझाया गया है, बिल्कुल सही है। क्या अधिकांश राजाज्ञाएं खरोष्ठी लिपि में? तो बिल्कुल गलत है। अधिकांश खरोष्ठी लिपि में नहीं है, ब्राह्मी लिपि में। हम बी लिख देते हैं, क्या ब्राह्मी लिपि में, यही कथन सही नहीं है। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं उसके बाद 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी देखना है जो गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है? हिंदू लोग शिव शक्ति एवं विष्णु के उपासक थे, बिल्कुल सही है। क्या गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे? ये गलत है। गुप्त नरेश जो थे यह विष्णु के उपासक थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो गलत नहीं है, यह ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो जो एकता प्रथा को शुरू किया था, यह किया था इल्तुतमिश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इल्तुतमिश एकता प्रथा को स्टार्ट किया था। ठीक है, और यह शुद्ध अरबी सिक्का भी चलाया था। इल्तुतमिश एकता प्रणाली को स्टार्ट किया था, एकता प्रथा को स्टार्ट किया था, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। इन्होंने 40 गुलाम का एक संगठन बनाया था जिसको चहलगानी कहा गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कुतुब मीनार का यह निर्माण को पूरा करवाया था। ठीक है, जिसको कि स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वह एक महल ही बनाया था, और उसको पूरा कंप्लीट कौन करवाया था? इल्तुतमिश करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लीजिए। यह कुतुब मीनार बनाने के लिए स्टार्ट किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है,
इसको लाख बख्श कहा गया। ये सब याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, दाग और हुलिया प्रथा लाया, ठीक है। सेना को अस्थायी रूप से रखने वाला पहला शासक रहा, ठीक है। सिकंदर एसानी की उपाधि इनको मिला, ठीक है। सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर बलबन के बारे में जान लीजिए। बलबन के बारे में जो पूछा जाता है, इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, सिजदा एवं पैबोज प्रथा को स्टार्ट किया, नवरोज त्योहार को स्टार्ट किया या फिर नवरोज त्योहार मनाया, ठीक है। जो इल्तुतमिश चहलगानी 40 गुलाम का जो एक संगठन बनाया था उसको खत्म किया बलबन, ठीक है। और बलबन को उलुग खां भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो मुगल काल में जमींदार शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वह किसके लिए किया जाता था, किसी ग्राम के मुखिया के लिए राजस्व एकत्रित करता था, ठीक है। तो उसको जमींदार शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था, ये सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए राजस्व संग्रह करता था। फिर से क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, मुगल राज्य में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो किसी ग्राम में मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था उसको भी जमींदार शब्द से प्रयोग किया जाता था, या किसी क्षेत्र में स्थानीय सरदारों के लिए राजस्व संग्रह करता था उसको भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दोनों के लिए, ठीक है। ए और बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन में हमको एक तरफ रचना दिया हुआ है और दूसरी तरफ रचनाकार दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित है, ठीक है। इसमें एक तरफ रचना दिया हुआ है, एक तरफ रचनाकार दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित जो है इसमें लिखा हुआ है कलहन, तो यह नहीं होगा। विक्रमांक देव चरित जो है यह लिखा है विलहन, याद रखिएगा। तो पहला तो सही सुमेलित नहीं है। विक्रमांक देव चरित जो लिखा है यह विलहन। राज तरंगनी कौन लिखा है, यह लिखा है कलहन, तो यह भी सही सुमेलित नहीं है, यह कलहन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद को लिखा है कौन, जयदेव, ये बिल्कुल सही है, यही सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर का सूरदास लिखा हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है, सूरदास नहीं होगा। कौन होगा, होगा सोमदेव। कौन, सोमदेव, ठीक, याद रखिएगा। ठीक, कथा सरित सागर सोमदेव। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा, जो सही सुमेलित है, वह ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, उसमें जो अंतिम युद्ध हुआ था, उसमें जो सेना का नेतृत्व किया था वह क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं भगत सिंह के संदर्भ में कौन सा है, क्या है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं क्या है, इन्होंने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, ये भी बिल्कुल सही है। बीके दत्त कहिए या फिर बटुकेश्वर दत्त कहिए, उसके साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही है। कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया गया, यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके शासन काल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। तो जजिया कर को जो समाप्त कर दिया गया था, यह जहांदार के शासन काल में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखना है कौन सा कथन असत्य है, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल थे, ये भी सही है। वह खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमानों के बीच पुनः दूरी बढ़ गई, ये गलत दिया हुआ है। खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरी नहीं बढ़ी थी भाई, यह दोनों के बीच में एकता बढ़ी थी, नजदीकी बढ़ी थी, यह कथन असत्य है, यही हमारा उत्तर होगा।
चलिए करते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो वो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ था यह फरवरी 1946 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में देख लेते हैं जो कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, उत्तर पश्चिम विस्तार अरावली पर्वत, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, पूर्वी विस्तार जो है यह मेघालय पठार, बिल्कुल सही है। दक्षिणी विस्तार जो है यह कार्डमम पहाड़ियाँ, ये भी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 तो सही है। अगला देख लेते हैं पश्चिमी विस्तार, इसमें नल्ला बलाई रेंज दिया हुआ है, नल्ला बलाई रेंज नहीं होगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या चीज़? पश्चिमी घाट तक हो जाएगा, तो ये जो है गलत है। तो इसमें जो सही है सुमेलित वह है 1, 2 और 3। यह देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हिमाचल, हिमालय और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है, बिल्कुल सही है। क्या है? हिमाचल, हिमालय और शिवालिक शिवालिक के मध्य में जो महत्वपूर्ण स्थल है उसको दून कहते हैं, पहला सही है। दूसरा क्या है, वृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, तो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत है। जो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है उसको द्वार नहीं कहा जाता है, उसे बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। तो ये कथन असत्य है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी सही है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, इसमें लिखा हुआ है द्वार कहा जाता है, द्वार नहीं होगा। क्या कहा जाता है? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। क्या? बुग्याल कहा जाता है। चलिए अगला फिर देखते हैं, इसमें हमको सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ उसका दिया हुआ है सहायक नदी, ठीक है, एक तरफ नदी दिया हुआ है, जैसे बूढ़ी गंडक है तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी मसान है, तो ए का हो जाएगा 4 नंबर। दूसरा बागमती दिया हुआ है, बागमती की सहायक नदी है लखनदेई, तो इसका हो जाएगा बी का 3, ठीक है। उसके बाद फिर दिया है कोसी, कोसी की जो सहायक नदी है वह है इंद्रावती, ये हो जाएगा सी का 2। उसके बाद बी का कितना हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और महानंदा का जो है वह सहायक नदी है मेची, इसका 1 हो जाएगा, डी का 1। 4, 3, 2, 1 या ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो वायु दाब में अचानक कमी आना जो सूचक माना जाता है, तो तूफान आने का सूचक माना जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायु दाब का माप जो करता है वह कौन करता है? तो बैरोमीटर करता है। कौन करता है? बैरोमीटर करता है, याद रखिएगा। और यही बैरोमीटर अगर अचानक से नीचे गिरता है, क्या अचानक से अगर नीचे गिरता है तो तूफान आने का सूचक माना जाता है, तूफान आने का संभावना, ठीक है। ये अगर धीरे-धीरे नीचे आता है, ठीक है? धीरे-धीरे अगर नीचे आता है, तो धीरे-धीरे जो नीचे आता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें वर्षा आने का सूचक माना जाता है। अगर अचानक नीचे आता है तो तूफ़ान आना, अगर धीरे-धीरे नीचे आता है तो वर्षा आने का सूचक माना जाता है। यही बैरोमीटर का पारा जब धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये इससे पता चलता है जो अब मौसम साफ़ होगा, ठीक है? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 67वां नंबर क्या है? निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय क्या है? मगनत तट है, ठीक है? तो जो मगनत तट है कौन सी चौड़ी महाद्वीप है? आर्कटिक महासागर में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन। 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गेहूं की फसल की संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? हमको देखना है कौन सा कथन असत्य है। क्या है? इसकी खेती के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। गेहूं मुख्यतः खरीफ फसल है, बिल्कुल गलत है। गेहूं कभी खरीफ फसल नहीं है, वह क्या है? रबी फसल है, याद रखिए। तो ये कथन असत्य है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति निवास करती है पूर्व अफ्रीका में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए करते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो अर्धगुच्छित बस्तियां जो है निम्न
निम्न रूप में व्यापक रूप से जो पाई जाती है, यह गुजरात के मैदान व राजस्थान में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए करते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में जो सबसे बड़ा जिला है वह है कच्छ। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर उत्तर। चलिए करते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैगून झील है? ये देखना है कौन सा लैगून झील है। तो जो लैगून झील है इसमें देख लेते हैं, चिल्का झील लैगून झील है, पुलिकट झील ये भी लैगून झील है, वेमनाड झील ये भी लैगून झील है। तो 1, 3 और 4 ये सभी जो है क्या है? ये सभी लैगून झील है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, यह ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं और कौन सा है। 73वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 73वां नंबर? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं सवाना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। पूछा जाएगा इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो पूछा जाएगा सवाना कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। पूछा जाएगा पंपास कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में है, याद रखिएगा। लानोस कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में है, लानोस याद रखिएगा। वेल्ड कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका में वेल्ड है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं सवाना, ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? जो बांग्लादेश से सीमाएं जुड़ी हुई है वह है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मरमरा सागर जोड़ता है। तो मरमरा सागर किसको जोड़ता है? तो एजियन सागर और काला सागर को जोड़ता है मरमरा सागर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए करते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है? केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंची चोटी जो है यह एंजिंडा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 77वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है? कीमत सिद्धांत को कहा जाता है। तो कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 78वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होती है? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। क्या है? अगर भारतीय रिजर्व बैंक बैंक के दर को कम करता है तो इसके फलस्वरूप में क्या होती है? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला 79वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो एमएसपी की अवधारणा को जो समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था वह था लक्ष्मीकांत झा समिति। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 82वां नंबर, क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो अन्य नाम से जाना जाता है इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, क्या है? डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिस्कस थ्रो जो है यह एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? रुक्मिणी देवी, एक मिनट, हाँ, रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है यह किसकी? भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो भारतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। टोटल 8 जो है शास्त्रीय नृत्य जो कि पीछे हम लोग देख चुके हैं।
ठीक है, जिसमें भारतनाट्यम तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जिससे जुड़ी हुई है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, याद रखिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कथकली केरल से जुड़ा हुआ है, मोहिनीअट्टम भी केरल से जुड़ा हुआ है, ये दोनों केरल से जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, ठीक है। कथक के बारे में जानिएगा तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, सतरिया असम से जुड़ा हुआ है, मणिपुरी मणिपुर से, और ओडिसी उड़ीसा से, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? मतलब शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, कौन से राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार? तो पंजाब में, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो आसमान टूट पड़ना का अर्थ होता है मुसीबत आना, इसका उत्तर हो गया बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, इनमें से 86वां नंबर आसमान टूट पड़ना। उसके बाद देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, आसमान टूट पड़ना मतलब मुसीबत आना, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, समास समास का विलोम शब्द क्या होगा? तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन। 88वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है? सबसे पहले देख लेते हैं, विष्णु के अनेकों नाम हैं, तो यही गलत है। अनेकों नहीं होगा, विष्णु के अनेक नाम हैं, ये हो सकता है, तो ये पहला ही असत्य है। बाकी तलवार एक अस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ, तो ये तीनों कथन जो है ये सभी सत्य है। तो असत्य जो है पहला कथन है, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 89वां नंबर। क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, पैसिव फॉर्म हमको देखना है, एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, हमको पैसिव ढूंढना है। तो एक्टिव क्या है, नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है, नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, इसका हो सकता है आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, मतलब मुझे एक्सीडेंट के बारे में नहीं कहा गया, तो ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, यही उत्तर होगा। आइए करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ, यह कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, डेट याद रखिएगा। ठीक है, 2005 तो सबको पता रहता है सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, लेकिन कब? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ठीक है, चलिए करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट synonyms ऑफ द गिवन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉर्डियल, कॉर्डियल का हमको synonyms देखना है जो इस पूरा सेंटेंस को पूरा करे। सेंटेंस क्या है, देयर रिलेशनशिप इज क्वाइट कॉर्डियल, मतलब कॉर्डियल मतलब अच्छा है। ठीक है, क्या है, वार्म है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है, किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु में शेर की जगह ली थी? पहले शेर था हम लोग का आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पशु, लेकिन उसका जगह रॉयल बंगाल टाइगर कब ले लिया? तो यह 1972 ईस्वी में लिया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं 93 नंबर। क्या है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया? तो यह 1980 में अपनाया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, क्या है, राइजिंग एयर टेम्परेचर डैश द फिजिकल नेचर ऑफ आवर रीजन। जो राइजिंग टेम्परेचर होगा, यह फिजिकल नेचर जो होगा हमारे ओशन का, इसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इफेक्ट करेगा मतलब प्रभाव करेगा, प्रभावित करेगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं। अगला रीजनिंग दिया हुआ है, इसमें हमको हर एक चीज़ ए का बी का इस तरह से दिया हुआ है सिंबल के अकॉर्डिंग। तो ए क्या है, ए का क्या हो जाएगा, ए का है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी का अर्थ क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सी का दिया हुआ है जोड़, तो यहाँ जोड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर डी का अर्थ दिया हुआ है गुना, यहाँ गुना हो जाएगा। तो पहला जो है 18/3, तो यहाँ हो जाएगा 6। सी का जोड़ दिया हुआ है, जोड़ 24। ठीक है, ए का क्या दिया हुआ है, घटा दिया हुआ है 24 घटा
12 गुना 2, क्या है कि 12 यहाँ पर गुना दिया हुआ है तो 12 गुना 2 24। यह 24 और 24 प्लस माइनस से ये कट जाएगा, बचेगा 6। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक आयत दिया हुआ है जिसका विकर्ण और परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम एक छोटा सा फोटो के माध्यम से देख लेते हैं, आराम से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं यह आयत दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसका विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, तो विकर्ण कितना 8 दिया हुआ है, ठीक। तो और इसका परिमाप दिया हुआ है 24, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये इसी का मान दिया हुआ है कितना? 24, ठीक। तो 24 दिया हुआ है तो ये तो कट जाएगा इस तरह से, 2 बार में 12 बार में, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 12 दिया हुआ है, ठीक। हमको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसीलिए अगर हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा दोनों तरफ? तो एक तरफ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल बी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 144 हो जाएगा, ठीक। और हम विकर्ण का भी फॉर्मूला जानते हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? देख लीजिए, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये बराबर 8 दिया हुआ है, इसको अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका ये कट जाएगा और इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? इरेज करके ही लिख देते हैं, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 64 आ जाएगा, ये कट चुका है, ठीक। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB, यही आ जाएगा बराबर 144। ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर हम इस साइड लाएंगे तो इसका मान 64 दिया हुआ है, इस साइड लाएंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा 64, तो माइनस करने के बाद इसमें 64 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 80 बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बचा 2LB, 2LB का मान हमारे पास 80 बचा है, तो 2 से अगर काट देंगे इसको इस साइड में 40 बच जाएगा, तो LB का मान कितने हमारे पास आ जाएगा? 40 आ जाएगा, तो यही सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फॉर्मूला पे है, ध्यान से देखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला दिया हुआ है क्या? 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक टनल को 50 सेकंड में पार करती है, तो टनल की लंबाई क्या है? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, यही होता है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय हमको निकालना है, समय हमारे पास 50 सेकंड पहले से दिया हुआ है। इधर दूरी कितना दिया हुआ है? 150 ट्रेन का दिया हुआ है, हमको टनल का पता नहीं है, उसको एक्स में जोड़ देंगे, दोनों को क्रॉस करेगा, बटे कितना हो जाएगा? 72। 72 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या चीज़ में चेंज कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो 72 को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 बटे 18 से कर देंगे। 18 से 18 चौके 72, 4 बटे 5 चौके 20, नीचे आ गया 20, ठीक। अगर 20 इस साइड जाएगा तो इस साइड भागा में है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 1000 हो गया, दोनों गुना होकर के, ठीक। इधर 1000 हो गया तो बराबर इस साइड कितना बच जाएगा? 150 जोड़ एक्स। 150 अगर इस साइड आता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इस तरह, तो माइनस हो जाएगा तो 850 मीटर हो जाएगा। तो एक्स हम किसको माने थे? तो एक्स माने थे टनल का लंबाई को, 150 मीटर रेल दिया हुआ है तो 850 मीटर हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया सी नंबर उत्तर, ठीक है। इस तरह से फिर अगला देख लेते हैं। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का, वो कर लेते हैं। 98 नंबर, 98 नंबर क्या दिया हुआ है? एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, उसकी माँ का केवल एक नाती है। तो किसकी माँ का? जो फोटो में दिया हुआ है, पिक्चर में दिया हुआ है, तो पिक्चर के लिए हम पी लिख देते हैं। तो इसकी माँ का, ठीक है, केवल एक नाती है। तो एक नाती है, इसका मतलब इसकी माँ का एक नाती है, तो ये भी महिला ही है एक तरह से मान लीजिए, और इसका एक नाती है तो नाची, चलिए नीचे, ठीक है। जिसकी माँ मेरी पत्नी है, ठीक है। इसकी माँ जो है इसका क्या है? पत्नी है। कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा है, तो रवि का पत्नी है। क्वेश्चन बस बन गया, यही कह रहा है पत्नी है तो, और उसकी पत्नी जो है उसकी केवल
कोई बहन नहीं है, मतलब एक ही बेटी है, कोई बहन नहीं है। तो फ़ोटो में महिला रवि से कैसे संबंधित है? तो पत्नी है। यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगा, ठीक है? कैलकुलेशन क्या लगेगा? चलिए कर ही देते हैं। 1 मिनट। क्या है, किसी निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज 290। तो 2 साल के लिए 290 साधारण ब्याज है, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? इसमें तो समान बढ़ता है, तो 145 हो जाएगा, ठीक? और ये जो 2 साल के लिए है, तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर हम अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14.5 आ जाएगा। जब ये हमारे पास आ गया, हमको रेट अगर निकालने के लिए कहेगा तो हम बहुत आसानी से रेट को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो अंतर आया उसमें 1 साल का जो हमारे पास साधारण ब्याज आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है? जब इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जितना आएगा वही उत्तर होगा। तो नीचे अगर डेसिमल उड़ाए तो 10 आया, कट जाएगा, 101 बार में कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 से प्रतिशत हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है। मतलब दोनों का अंतर और 1 वर्ष का जो ये निकलेगा, क्या चीज़? 1 वर्ष का जो हमारे पास जो साधारण ब्याज होगा और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो 14.5 आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, गुना 100 कर देंगे। जो आएगा वही हमारा रेट निकल जाएगा, उत्तर वही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है? चलिए अगला इसके बाद देख लेते हैं, ये भी रीज़निंग का है। नंबर सीरीज़ का आसान सा क्वेश्चन है। 0 है, 2 है, 12, 36 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है? 0 का स्क्वायर घटा 0 ये हो जाएगा, ठीक है? जोड़ 0 ये हो जाएगा। एक ये जो दिया हुआ है 2 का, तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का क्यूब इस तरह से, ठीक है? 12 में जो दिया हुआ है फिर 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का क्यूब, ठीक है? इधर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर जोड़ 3 का क्यूब। जैसे 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो 27, 9 36 यहाँ तक। इसी तरह से आगे जो आएगा, इसमें 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर जोड़ 6 का क्यूब। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। तो 236 और 16 कितना हो जाएगा? 252। ये बी नंबर उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।